नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा चुनाव अब हमारे बेहद करीब है। आप कह सकते हैं 1.5-2 महीने ही बचे हैं और इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना कोई ना कोई क्रांतिकारी फैसला ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब ये नीतीश कुमार साहब हैं, ये सूत्रधार हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन ऐसा दबाव मोदी जी ने डाला कि नीतीश कुमार इंडिया छोड़ के मोदी जी की गोद में आ गए, गोदी नेता हो गए। और एक और साहब हैं हेमंत सोरेन, ये झुकने को तैयार नहीं थे तो मोदी जी ने पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक विवादास्पद मामले में जेल भेज दिया। अब सच्चाई यह है कि ये जो 2 मिसालें मैंने दी ये एक शुरुआत है। सच ये है कि मोदी इससे बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, इससे भी बड़े फैसले। सवाल है क्या करने जा रहे हैं मोदी जी। और जी हां, बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या केजरीवाल को जेल भेज देंगे? क्या ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस से अलग कर देंगे? क्या आदित्य ठाकरे को पुलिस से घिरवा देंगे? और क्या शरद पवार के ग्रैंडसन को, रोहित पवार को, इनको भी जेल भेजेंगे? और दक्षिण भारत के चाणक्य, द चाणक्य ऑफ साउथ इंडिया, डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनको भी जेल भेजने की तैयारी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो आज कह दिया, साफ कह दिया कैमरे पर, कि उन पर दबाव है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। यानी केजरीवाल को अगर हराना मुश्किल है तो केजरीवाल का नीतीश कुमार करना चाहते हैं अमित शाह और मोदी। और केजरीवाल का कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, जेल भेज दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, सवाल ही नहीं उठता कि वो अमित शाह से बात करेंगे या मोदी से बात कराएंगे। नो कंप्रोमाइज, कम वॉट में। लेकिन मामला गंभीर है दोस्तों। गंभीर इसलिए है 7 फरवरी को ईडी के केस में एक बहुत अहम सुनवाई है। ईडी चाहती है कि अब कोर्ट परमिशन दे, अब अदालत ईडी को परमिशन दे कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो और पूछताछ के बाद उनका हेमंत सोरेन किया जाए। यानी पूछताछ जो होगी अब अरविंद केजरीवाल से, ईडी के सोर्स कहते हैं कि वो अंतिम पूछताछ होगी, फिर वही होगा जो हेमंत सोरेन का हुआ। यानी दूसरा सिटिंग चीफ मिनिस्टर देश के इतिहास में पहली बार जेल जाएगा। ये केजरीवाल को लेकर तैयारियां चल रही। और उधर अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी पर भी उतना ही प्रेशर है जितना प्रेशर इन साहब पे। अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं लोकसभा में और बंगाल के कांग्रेस प्रमुख हैं, कांग्रेस चीफ हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि इन पर भी प्रेशर है कि झगड़ा जारी रखिए ममता बनर्जी। यानी ममता बनर्जी अगर कांग्रेस से हाथ मिलाती है तो दीदी की भी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और एक और चीज, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर भी प्रेशर है। और वो प्रेशर उनके जो चाचा हैं प्रोफेसर राम गोपाल, वो प्रेशर वहां से आ रहा है। ऐसा कहते हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल और अमित शाह में रिश्ते अच्छे हैं, तो प्रेशर अखिलेश यादव पर भी है कि जरा बुआ के घर से थोड़ा दूर रहिए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन ये है कि मोदी और शाह का ये जो आखिरी ऑपरेशन है, जो मैंने पहले कहा था कि 26 जनवरी के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद ईडी का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। और ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक आचार संहिता नहीं लगती। यानी आप मान के चलिए कि ये ऑपरेशन अभी भी महीने भर चल सकता है और इसमें कई शूरवीर, कई महारथी इस ऑपरेशन में ढेर किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हेमंत सोरेन की तरह केजरीवाल से बर्ताव किया गया या रोहित पवार से बर्ताव किया गया या डीके शिव कुमार से बर्ताव किया गया तो क्या यह बूमरैंग होगा? क्या इसका जो एक्शन का रिएक्शन है वो मोदी को महंगा पड़ेगा? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं, जानकार ऐसा कहते हैं कि मोदी और शाह की जो अब टाइमिंग है, चुनाव की बेला में दुश्मन को जेल भेजना, जनता ने इसको कभी नहीं सराहा। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक अगर जेल भेजा जाता है तो क्या ये मोदी को महंगा पड़ेगा? ये भी उतना ही बड़ा सवाल है जितना बड़ा सवाल इंडिया अलायंस को तोड़ने से बीजेपी को लाभ क्या होगा।
तो दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से कट्टी कर लेंगे? दिल्ली में कट्टी हो जाएगी और वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ेंगे? क्या वो राहत देंगे अमित शाह को, या फिर वो डटकर मुकाबला करेंगे हेमंत सोरेन की तरह? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोशिश करूंगा अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपसे साझा करने की। ममता बनर्जी क्या नीतीश कुमार की तरह वो भी डाइल्यूट होंगी, या फिर वो डटी रहेंगी दीदी एक बंगाल टाइगर्स की तरह, बंगाल की शेरनी की तरह अभी भी दहाड़ती रहेंगी, और कांग्रेस के साथ आखिरी वक्त में उनका कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएगा? हो जाएगा क्या कंप्रोमाइज़? और जहाँ तक बात महाराष्ट्र की है, तो क्या महाराष्ट्र में भी आदित्य ठाकरे और रोहित पवार, भले ही उन पर पुलिस की तलवार है, ईडी की तलवार है, इनकम टैक्स की तलवार है, ये जो दो होनहार नेता हैं, ये भी क्या हेमंत सोरेन से प्रेरणा लेकर डटे रहेंगे? क्योंकि वैसे भी अब चुनाव की बेला है, अब यू टर्न का कोई सवाल नहीं होता। इन सवालों के साथ कि मोदी क्या करने जा रहे हैं और इंडिया अलायंस क्या जवाब देने जा रही है, दो खास एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ हैं, और आज एक बहुत ही खास मेहमान जो थोड़ा बहुत बंगाल में आपको इंसाइट देंगे कि बंगाल में वाकई पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। क्या वाकई अमित शाह और ममता का कोई कनेक्शन है, या इस तरह का जो प्रचार है ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का दुष्प्रचार है? आज बंगाल से हमारे साथ प्रसून आचार्य होंगे, और ये जो शख्स हैं प्रसून आचार्य, 36 बरसों का एक्सपीरियंस है, आनंद बाजार पत्रिका, टेलीग्राफ, बंगाल के हर बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एक चमकते सितारे की तरह ये पत्रकारिता के क्षितिज पर दिखे हैं। वो हमारे साथ होंगे, और फिर प्रोफेसर रविकांत तो हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं। कलकत्ता में हमारे साथ प्रसून आचार्य हैं और लखनऊ में प्रोफेसर रविकांत। पहला सवाल मेरा प्रोफेसर रविकांत से। रविकांत साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में फिर नजरें गड़ा दी, और जब जब आप बोलते हैं कि हाथी उधर आ रहा है, हाथी उधर आ रहा है इंडिया अलायंस की तरफ, तो इधर 2 कदम हाथी बढ़ता है, इधर 2 कदम हम ईडी बढ़ते हुए देखते हैं। ये बताइए, ये बुआ और भतीजे मायावती और अखिलेश क्या पीछे की दरवाजे से बातें हो रही हैं? क्या ये कभी सामने आएंगे भी, या हम लोग बात करते ही रह जाएंगे? ये मिलन होने वाला नहीं अब तक। नहीं, देखिए, ये चीजें तो दिख रही हैं, कुछ संभावनाएं अभी हैं, लेकिन जो आपने कहा ना कि 2 कदम हाथी अगर आगे बढ़ता है तो 2 कदम दिल्ली से उधर ईडी आगे बढ़ती है। असली रुकावट यहां है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश का जनमानस दोनों को, बल्कि इंडिया अलायंस को फिर से एकजुट देखना चाहता है। उस कांग्रेस पार्टी तो है ही, लेकिन सपा और बसपा को भी एकजुट देखना चाहता है। अभी मैं गांव से लौटा हूं, और डेफिनेटली कि बीजेपी का प्रचार हर गांव में मौजूद है, लेकिन आप लोगों से बात करेंगे तो लोग बहुत परेशान हैं, और वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मायावती के उस रिजीम की बात कर रहे हैं कि साहब क्या अनुशासन था और किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि काश राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा के साथ सपा और बसपा भी खड़ी हो जाए, यानी इंडिया अलायंस एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में खड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन बिल्कुल वही जो आपने कहा सत्य है कि 2 कदम अगर हाथी आगे बढ़ता है तो उधर ईडी का भी रुख लखनऊ की तरफ होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश की जो कमान है अभी भी अमित शाह के हाथ में है? अमित शाह ही तय करते हैं कि क्या होना है, कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी, किसकी गर्दनें कटेंगी, किसकी गर्दनें सलामत रहेंगी सियासत के तौर पे? आखिर क्या अभी भी एजेंडा अमित शाह का चल रहा है, और अमित शाह का जो फार्मूला था कि भाई बसपा को कभी भी सपा से नहीं मिलने देना है, तीनों पार्टियां अलग अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े, बसपा अलग लड़े, कांग्रेस प्लस आरएलडी प्लस समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस अलग लड़े, क्या अभी भी ये फार्मूला अमित शाह का बरकरार है आपके उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। एकमात्र उम्मीद अमित शाह को यही है कि अगर ये तीनों अलग लड़ते हैं तो उनका जो मिशन 80 है तभी सफल हो सकता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, वो चाहते हैं कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी भी अलग लड़े, जिस तरह से पंजाब में उन्होंने कहा कि हम अलग लड़ेंगे, वैसे दिल्ली में भी लड़े। इसी तरह से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां से दिल्ली की गद्दी तय होती है,
वहां तो धड़कनें बढ़ी हुई है अमित शाह की, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये तीनों एक साथ ना आए, और उनके हाथ में वो तो है ही, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। तो इसलिए मायावती अलग से चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी अलग चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़े। ये उनकी गणित है। अगर ये एकजुट होते हैं तो अमित शाह का सारा गणित फेल हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि नहीं साहब, अखिलेश यादव और मायावती कभी एकजुट ना हो। इसी के लिए सारी खींचतान चल रही है। भतीजे और बुआ की बात कर रहे हैं तो भतीजे चाचा की भी बात कर ले। मैं जरा रामगोपाल पर आऊंगा, आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, लेकिन अभी हमारे साथ प्रसून दास जुड़ गए हैं। प्रसून दास, आपको तो 36-40 साल हो गए। 36 साल हुआ से आप जी 36 आनंद ईयर। बाजार पत्रिका, ममता बनर्जी को आपने जो है उठते हुए देखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, हारते हुए भी आपने देखा कभी है, रोते हुए भी देखा है, हारने के बाद रोते हुए भी देखा है रोते हुए भी लोकसभा देखा है। चुनाव। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब क्यों रो रही हैं दीदी? अब क्या है? क्या यहाँ भी अमित शाह का फार्मूला आपके कलकत्ते में चल रहा है, बंगाल में? जो ये प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि अमित शाह का फार्मूला है कि सपा अलग, बसपा अलग और बीजेपी अलग, तो क्या ये फार्मूला बंगाल में है? टीएमसी अलग, इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस सीपीएम अलग और बीजेपी अलग, यहाँ भी ट्रायंगल है आपके? अमित शाह का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन आपका ममता बनर्जी का जो स्थिति है, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस का साथ अलायंस हो जाए। और ममता बनर्जी खुलेआम कह दिया कि 2 सीट, और हमको इतना तक उम्मीद है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो पीसीसी का लीडरशिप गया था 1.5 महीने पहले, वो लोग 6-7 सीट के लिए तैयार हो गया था। इतना ही हम लोग का डिमांड है। तो राहुल गांधी कहा कि सबका साथ बात करते हुए हम बताएगा, लेकिन अड़े हुए बैठे अधीर चौधरी, चौधरी यस, वो किसी प्रकार से नहीं चाहते हैं कहीं गठबंधन हो जाए। आपका शो का थोड़ा पहले एक आदमी का साथ मेरा बात हुआ, जो लोग राहुल जी का साथ भी मीटिंग किया, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो किसी प्रकार से तालमेल हो जाए। क्योंकि परसों भी ममता बनर्जी कहा मैंने 2 सीट बोला था और 1 सीट हम मालदा डिस्ट्रिक्ट में दे दूंगा, वो तो भाजपा का खाते का सीट है, लेकिन हाईकमांड कोई बात करने के लिए तैयार है ही नहीं अभी तक, और अधीर चौधरी का साथ हम बात नहीं करेगा। और जैसा ही बोला तुरंत अधीर चौधरी ममता बनर्जी को गाली बकने लगा। दिक्कत यही हो गया बंगाल का, चाहे सीपीएम हो चाहे अधीर चौधरी का हो, पहला नंबर दुश्मन है ममता बनर्जी, दूसरा नंबर दुश्मन है ममता बनर्जी, तीसरा नंबर दुश्मन है भाजपा। लेकिन कांग्रेस का जो दोनों एमपी है राज्यसभा वाला, प्रदीप भट्टाचार्य और अभी जाने वाला है अभिषेक मनु सिंह भी, दोनों ही टीएमसी का वोट पे जीत चुका है विधानसभा में। और अब जानिए विधानसभा में बंगाल में 294 सीट है, उसमें एक भी विधायक ना सीपीएम का है ना कांग्रेस का है, उसके पास वोट भी नहीं है। दादा यहाँ एक सवाल, माफ कीजिएगा आपको मैंने रोक दिया बीच में, क्योंकि मन में एक सवाल, जब से आप जवाब दे रहे मेरे मन में एक सवाल था। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बंगाल की जो पिक्चर है बिहार जैसी ना हो जाए, पड़ोसी राज्य हैं और हमेशा डॉक्टर साहब तो कहेंगे कि संगत और रंगत का हमेशा असर रहता है, पड़ोसी एक रंग बदलता है तो दूसरा भी बदल सकता है। क्या नीतीश कुमार की जो संगत रंगत है इस वक्त, क्या दीदी की भी तो संगत रंगत ऐसी नहीं होने वाली? क्या दीदी जो है ममता बनर्जी नीतीश कुमार का तो पार्ट नहीं प्ले करने जा रही हैं? नहीं, नीतीश कुमार का देखिए, हम तो बिहार में था, नीतीश का करीब भी था, थोड़ा बहुत दिन पहले भी जानकारी मिला था। नीतीश जो है उसका बचा हुआ जितना 17 एमपी है, उन लोग का प्रेशर है कि राम मंदिर का बाद हम लोग नहीं जीत पाएगा तो इसीलिए चला जाए बीजेपी का पास में, जो हमको अभी तक जानकारी है। लेकिन ममता बनर्जी का इधर उल्टा है, क्योंकि बंगाल में 30% मुसलमान वोट है और ममता बनर्जी जो दोनों कांग्रेस का सीट है उसमें मुसलमान वोट है, बाकी जो सीट है ममता बनर्जी जीती थी उसमें करीबन 10 सीट में 30 to 40% मुस्लिम वोट है। तो ममता बनर्जी के चाहे उसका भतीजा जो अभिषेक बनर्जी जो है, अभिषेक बनर्जी, उसका डायमंड हार्बर सीट पे 40% मुसलमान है, कम से कम 30 उसमें 10 सीट है जहां 30% से 40% मुस्लिम आबादी और वोटर है। तो ममता बनर्जी के ऊपर इवन महुआ मोइत्रा मुस्लिम वोट छोड़कर जीत ही नहीं सकते हैं, उसमें 50,000 मुस्लिम वोट उधर चला जाएगा, वो हार जाएगी।
तो जी। यहाँ ममता बनर्जी के ऊपर उसका एमपी का भी दबाव है, माने जी, प्रेशर है, आप कोई मैं समझ गठबंधन गया। कर लीजिए आप तो आप हमारा दादा जो फायदा कह है। रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के लिए। आपका ये कहना है कि बिहार की स्थिति अलग है और पड़ोस के बंगाल की स्थिति अलग है। बिहार में नीतीश कुमार के एमपीज जो थे वो ये चाहते थे कि अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ ले तो एक तो ईडी और सीबीआई से मुक्ति मिलेगी, इनकम टैक्स के छापों से मुक्ति मिलेगी, प्लस राम मंदिर में थोड़ा सा कुछ वोट मिल जाए, सीटें जीत लें। तो वहां एक ये समीकरण था बिहार में। लेकिन आप कह रहे हैं बंगाल में समीकरण बिल्कुल अलग है कि अगर ममता बनर्जी जरा सा भी अमित शाह के करीब पहुंची तो 30% मुस्लिम उनके हाथ से निकल सकता है। तो एक मुस्लिम वोट का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। तो ममता चाहती है कि कहीं ना कहीं ये जो साझेदारी है इंडिया अलायंस की वो बनी रहे। बहरहाल मैं अब प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, समय वाकई कम है और आप आज थके हुए भी हैं, आप अपने गांव से लौट रहे हैं, 250-300 किलोमीटर का आपने सफर किया है लखनऊ तक का। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप हाल में दिल्ली में थे, फिर आप दिल्ली आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में भी आपके सूत्र हैं और समझते हैं आप। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर है अरविंद केजरीवाल पर कि वो पंजाब की तरह दिल्ली में भी अलग चुनाव लड़े? क्या दिल्ली में जो 7 सीटें हैं वहां पर अमित शाह चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े? क्या एक प्रेशर है? और यह आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिद्दी आदमी है, मानने वाले नहीं है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह झुकेंगे नहीं है अमित शाह की तरह? क्या आपको हेमंत सोरेन का कोई रूप दिखता है अरविंद केजरीवाल में, या आपको अरविंद केजरीवाल में नीतीश कुमार नजर आने लगे? नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल सबसे अलग हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अपनी तरह की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि इस समय वो जानते हैं कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी को आउट करना है 7 सीटों पर तो कांग्रेस का साथ जरूरी है और इसीलिए अमित शाह ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों को अलग रखना जरूरी है। असली पैच यही है और केजरीवाल लगातार टकरा रहे हैं, 5-6 तो उनको सम्मन जारी हो ही चुके हैं। अभी वो झुकने वाले नहीं हैं। अमित शाह की कोशिश बराबर है और मुझे लगता है कि केजरीवाल दिल्ली में जरूर करेंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्योंकि उसका फायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा। एक तो अब सिर्फ मुस्लिम मतदाता का मामला नहीं है, खड़गे जी के आने से जो दलित दलित भी। मतदाता है, जो आपका जैसे बंगाल में ही आप बात कर रहे थे, बंगाल में 30% SC ST दोनों है, 24% दलित है और 6% आपका 30%। आदिवासी है। इस जो मतुआ समुदाय है उसे मोदी जी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और खड़गे जी का प्रभाव इस दलित वोट पर भी प्रभावशाली होगा और ये वोट बीजेपी से निकलेगा। इसका भी फायदा मिलेगा ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल सेम दादा कैलकुलेशन जी, दिल्ली में है। दिल्ली में भी माइनॉरिटी, दलित, ये दोनों ही केजरीवाल का भी समर्थक है जी, और अब कांग्रेस का भी। तो दोनों जी। को जुड़ने से फायदा होगा और यही नुकसान देख रही है बीजेपी। तो अमित शाह लगातार शिकंजा कस रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। नहीं, अमित शाह को शिकंजा कसना भी चाहिए भाई, पार्टी के चाणक्य हैं। मोदी जी की तीसरी बार की कुर्सी दांव पे लगी है तो अमित शाह तो ऑल आउट जाएंगे। एक मयान से वो 4-4 तलवारें निकालने आज की तारीख में। मैं दादा एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप तो पूरा बंगाल घूम रहे हो और आज से नहीं घूम रहे हो, आप 36 साल से घूम रहे हो बंगाल। मैं ये पूछ रहा था कि क्या ममता बनर्जी 42 में से इस बार 25-30 सीट ला रही हैं, आपको लगता है, या ममता बनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है? ना, ममता बनर्जी का स्थिति देखिए, राम मंदिर का बाद वो करीबन 30 सीट तरफ था, 30 प्लस था और सब अच्छा, लोग 30 मान प्लस के था। चल रहा था ये कांग्रेस का साथ उसका गठबंधन हो जाए तो 35-36 तक चला जाएगा। मेरा मतलब 42 में आरएसएस से का 35। हाँ, मेरा आरएसएस का जो लीडर लोग है यहाँ, उसका साथ भी बात हो, उसका रिपोर्ट दिया था, वो लोग 5-6 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकता है। बीजेपी का भी यही रिपोर्ट था, लेकिन बीच में आ गया राम मंदिर। लेकिन राम मंदिर का मामला बाकी हिंदी बेल्ट में जितना प्रभाव डाला, इधर भी प्रभाव डाल चुके हैं, लेकिन उतना प्रभाव जब तक चुनाव चलेगा, चुनाव मान के चलिए फरवरी एंड तक डिक्लेयर होगा, चुनाव बंगाल में 3 चरण पे होगा तो अप्रैल में मायने होगा।
तो उसका जो पीक है प्रभाव का वो तो नहीं रहेगा। तो ममता बनर्जी के पास अभी उसका जो सोशल जो स्कीम है, पैसा देने वाला स्कीम है, और उसका जो अपना सपोर्ट बेस है जो सीपीएम से खींच के चला आया, रिफ्यूजी वाला है, उसके माइनॉरिटी प्रोफेसर साहब जो बोल रहे मुतुआ वाला जो है, और बाकी जो लोग है, उसका जो अपना बेस वोट है, वो बेस वोट पकड़ के वो प्लस मुस्लिम लोग को इकट्ठा कर ले तो करीबन 30 सीट 32 सीट जीत सकता था। लेकिन अगर सीपीएम और कांग्रेस किसी प्रकार से गठबंधन हो जाए और हर जगह कैंडिडेट खड़ा कर दे तो वो आज का दिन में भी कांग्रेस शायद 1-2 सीट निकाल सकता है, सीपीएम का तो 1 सीट भी नहीं निकाल सकता है सीपीएम, लेकिन ममता बनर्जी हार जाएगी कम से कम 6-7 सीट से। जी तो हाँ, इसीलिए अभी तक ममता दादा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 30% मुस्लिम है और कई सीटों पे 40-45% भी हो जाता है मुसलमान। आपका ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग करती हैं तो 30 सीट के ऊपर यानी 42 में से 30 प्लस ला रही हैं सीटें, और अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस और बीजेपी सब अलग अलग लड़ते हैं जो अमित शाह का फार्मूला है तो 3-4 सीटों का नुकसान होगा। लेकिन एक चीज बताइए दादा, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस वाकई एक मंच पे आ गए तो फिर क्या हम कहेंगे, खेला होबे, खेला होबे? तब तो खेला हो जाएगा, लेकिन सीपीएम नहीं चाहते वो एक मंच पे आ जाए, क्योंकि ओके, सीपीएम का एक ही मकसद है, जो ममता को डाउन करो, चाहे बीजेपी का कुछ भी हो जाए। और अधीर जी रंजन चौधरी का भी एक ही मकसद है। तो कांग्रेस का जो इंसाइडर है, इवन और उसका जिला का आदमी भी कहते हैं अधीर का जो गेम चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि ही इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ बीजेपी और अमित शाह। ओके, बिग रिश्ता न्यूज। भी अच्छा है उसका, जी साथ जी, मोदी जी का रिश्ता भी अच्छा है। चलिए देखते हैं खेला क्या होता है, खेला होबे क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे प्रोफेसर साहब पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे आपने कहा थोड़ा चांसेस कम है, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और छोटी छोटी पार्टियां और फिर आरएलडी ये सब एक छतरी के नीचे जो लड़ रही हैं, ये मुस्तैदी से लड़ती हैं और राहुल गांधी की 11 दिन की यात्रा सफल होती है उत्तर प्रदेश के भीतर, आपको लगता है कि क्या 20-25 सीटें कम की जा सकती हैं अगर उम्मीदवार अच्छे हों, कैंपेन अच्छा हो, एक मुश्त मुसलमान जाए, एक बड़ा चंक दलितों को मिले, और जो उम्मीदवार हैं ज्यादातर वो अपर कास्ट के हों, ये जो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, अगर ये इंडिया अलायंस बना लेगी तो क्या ये जो मिशन 80 है इस गुब्बारे की हवा निकल सकती है, 50-55 सीटें तक ही सीमित हो सकती है उत्तर प्रदेश में बीजेपी? इसमें बस एक चीज मैं जोड़ूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की 40 रैलियां करवा दी जाएं उत्तर प्रदेश में, अगर मायावती नहीं आ रही है तब मैं कह रहा हूं। तो जो दलित वोट है 21.5% है उत्तर प्रदेश में, और इसका बहुत ज्यादा मन ये है कि अगर बहन जी अलग रहती हैं और खड़गे जी को इंडिया अलायंस अपना पीएम कैंडिडेट बनाता है या संकेत देता है, तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस के साथ जाएगा। डेफिनेटली कई सीटें ऐसी हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि कम से कम 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े आसानी से ये कॉम्बिनेशन चुनाव जीत सकता है। जी, लेकिन अगर, लेकिन डेफिनेटली वही है कि आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, आपके कैंडिडेट कैसे हैं, जातिगत समीकरण किस तरह के हैं, इसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर अलायंस बहुत अच्छा करेगा, भले ही मायावती नहीं आती है तब भी। जी, डॉक्टर साहब आप आए और प्रसूनदा आप आए। प्रसूनदा ने एक बड़ी बात आज दोस्तों कही, इन्होंने कहा, और क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंगाल के पत्रकार हैं, बहुत से हमारे जो यंग दर्शक हैं उनकी उम्र नहीं होगी जब से इनकी कलम चल रही है बंगाल में, इनका ये कहना है कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार का पार्ट नहीं प्ले करेंगी, उसकी वजह है 30% मुस्लिम्स इन बिहार, वो मुस्लिम्स को नाराज नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो इंडिया अलायंस से बनी रहेंगी। इनका ये कहना है कि जो खलनायक हैं वो अधीर रंजन है, जो कांग्रेस के नेता हैं और बंगाल कांग्रेस के चीफ हैं, वो बीच बीच में खलल डाल रहे हैं, उनका पुराना झगड़ा है, अदावत है ममता बनर्जी से। अगर अधीर रंजन को थोड़ा किनारे करें, राहुल गांधी या जयराम रमेश या कोई खड़गे बात करें, तो ममता बनर्जी अभी भी मंच पर आने को तैयार है।
और ममता आ जाएंगी और कांग्रेस आ जाएगी तो मुस्लिम एक मुश्त फिर जाएगा और उसका एक खामियाजा अमित शाह को भुगतना पड़ रहा है। और एक बात प्रोफेसर साहब ने की, प्रोफेसर साहब ने कहा मायावती भले ही ना आए, मायावती भले ही साइकिल पे ना बैठे अखिलेश यादव की, लेकिन अगर खड़गे को एक दलित नेता के तौर पे, बड़े दलित नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो 21% दलित और 20% मुसलमान और कुछ अपर कास्ट के उम्मीदवार ये गोल खिला सकते हैं। बीजेपी को झटका मिल सकता है राम मंदिर के बावजूद। आप दोनों लोग आए और एक कम से कम आपने एक उम्मीद की किरण जगाई है कि टक्कर कांटे की है, ये वॉकओवर नहीं है 2024। ये कोई राह जो है आसान नहीं, कई कांटे हैं मोदी जी के सफर में और हर कांटा कहीं ना कहीं आज चुभ रहा है, इसीलिए वो हर जगह परिवर्तन कर रहे हैं, हर जगह झुकते चले जा रहे हैं मोदी। उसकी वजह यही है जो बेचैनी है कि राह आसान नहीं है। डॉक्टर साहब आप आए और आप आज अपने गांव से लौटे, आप आज थके हुए होंगे और फिर भी आप बैठे कैमरे के सामने। और प्रसून दा, आपने जो खुलकर बातें करी कलकत्ता के बारे में, मुझे लगता है कि कलकत्ता में काश आप जैसे और पत्रकार हों। और सबसे बड़ी चीज लग ही नहीं रहा है कि हम किसी बंगाली भाषा के पत्रकार से बात कर रहे हैं। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और प्रोफेसर साहब तो हिंदी के साहित्यकार ही हैं। तो सो नाइस ऑफ यू joining this program. I thank you so much, sir. Both of you. Thank you so much. थैंक यू।